बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन्स मीन्स कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एंड दियर डेरिवेटिव्स जो इनसे माखूज किए जाते हैं, अखज़ किए जाते हैं। कार्बन कंपाउंड्स, ना सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स बल्कि कार्बन कंपाउंड से अखज़ किए जाने वाले कंपाउंड्स भी, जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, हर दो कार्बन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं और उनके अंदर कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं और उनसे जो डेरिवेटिव्स अखज़ किए जाते हैं, जो उनसे कंपाउंड्स मज़ीद बनाए जाते हैं, उनको डेरिवेटिव कंपाउंड्स कहते हैं और वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ एग्जांपल मैं देता हूँ बेटा आपको कि CH4 जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब CH4 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, यानी कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, तो ये CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम CH3Cl को देखें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से अखज़ किया गया कंपाउंड है और इसको डेरिवेटिव कंपाउंड कहते हैं। CH3Cl मीथाइल क्लोराइड, एक हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह पे क्लोरीन एटम को अटैच कर देने से ये डेरिवेटिव कंपाउंड्स बन गया। तो मालूम हुआ कि जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन वाले और जो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं कि उस ब्रांच की तरफ, उस बुक की तरफ जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है और उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या डिफाइन करेंगे किस तरह से? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और उनसे अखज़ किए जाने वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। जिस तरह से CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये उसका डेरिवेटिव है, इनको जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया? अगरचे कुछ कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं, जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन के ऑक्साइड है, इसी तरह से कार्बोनेट हैं, ये भी कार्बन के हैं। हाँ, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये भी कार्बन के हैं। कार्बाइड्स हैं, ये भी कार्बन से बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे कार्बन से बने हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। लेकिन हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह इन्हें ट्रीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या वजह है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती, इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, इसलिए इनके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला सलूक नहीं किया जाता। हालांकि ये सारे के सारे ऑक्साइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब हम देखते हैं, ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ स्पेसिफिक फार्मूला। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखेंगे बेटा, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक फार्मूला होगा और इस तरह से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 टाइप्स का फार्मूला बना सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितनी किस्म के फार्मूले होंगे? 4 किस्म के फार्मूले होंगे। कौन कौन से? नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला,
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कोई ना कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। इसी तरह स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होगा। कंडेंस फार्मूला, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंडेंस फार्मूला की शक्ल में भी लिखा जा सकता होगा। और इसी तरह से डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की शक्ल में भी लिखा जा सकता होगा। तो इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद जो एटम्स की एक्चुअल तादाद होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उस तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मीथेन। मीथेन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो मीथेन का जब हम फार्मूला लिखते हैं, हम लिखते हैं CH4। ये एक मॉलिक्यूल है मीथेन का। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है ये फार्मूला कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन एटम मौजूद है और 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से अगर हम एक और फार्मूला देखते हैं C2H6, ये भी एक फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये फार्मूला बता रहा है कि इस फार्मूला के अंदर कार्बन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स मौजूद हैं। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा होता है कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनकी अरेंजमेंट को बता रहा होता है। उनकी अरेंजमेंट को बता रहा होता है कि किस तरह से ये अरेंज्ड हैं। जिस तरह से हम लिखते हैं कि CH4 है, तो CH4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कार्बन के गिर्द हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से अरेंज हैं। इसी तरह से हम ईथेन को भी दिखा सकते हैं, ईच कार्बन के साथ किस तरह से हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से किस तरह से अटैच है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी दिखा रहा होता है कि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और अगर कोई डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसको ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह से हम लिखते हैं कि ब्यूटेन को देखते हैं या ब्यूटीन को देखते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, तो इस तरह से इसमें कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट और इसके अंदर ये डबल बॉन्ड मौजूद और हाइड्रोजन इस तरह से कार्बन एटम के साथ अरेंज्ड होते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर तो हम उसको ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट को दिखा रहा होता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ब्रांच की शक्ल में भी हो सकता है और स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है। अब ये जो है स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन, इसी को हम ब्यूटेन को ब्रांच की शक्ल में भी दिखा सकते हैं। उस सूरत में 3 कार्बन को एक चेन की शक्ल में रखेंगे और इनके साथ हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड के साथ दिखाएंगे। सेंटर वाली कार्बन के साथ एक कार्बन साइड पे जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये ब्रांच्ड चेन बन जाएगी, ब्रांच्ड चेन बन जाएगी। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है ब्रांच्ड चेन का। कंडेंस फार्मूला में डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ एटम्स ईच कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं। कहता है फार्मूला दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स
इकट्ठे भी जुड़े होते हैं कार्बन एटम के साथ, दो शक्ल में इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन। ब्रांच चेन की शक्ल में भी मौजूद होते हैं और स्ट्रेट चेन की शक्ल में भी मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं जिस तरह से हमारे पास है जी ब्यूटेन। ब्यूटेन हमारे पास इसमें है जी H3C एक ग्रुप है जो दूसरे ग्रुप के साथ, दूसरे ग्रुप की कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है CH2, और ये CH2 तीसरे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, और इसी तरह से ये CH2 CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से चार मुख्तलिफ एटम्स के ग्रुप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से एक लिंक बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, और ये स्ट्रेट चेन फार्मूला कहलाता है। अगर इसको हम इस तरह से लिख दें H3C CH CH3 और CH3, तो ये ब्रांच्ड चेन है, ये ब्रांच्ड चेन है। इसमें आप देखें ये एटम्स का ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, ये एटम्स का ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सेंटर वाला ग्रुप है उसके साथ एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है, एक शाख निकली हुई है एक साइड पे, तो इसलिए इसको ब्रांच्ड चेन कहते हैं। क्योंकि इसमें ब्रांच मौजूद है। तो जिसमें ब्रांच मौजूद हो उसको ब्रांच्ड चेन कहते हैं। और इस तरह से कंडेंस फार्मूला को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, स्ट्रेट चेन में भी और ब्रांच्ड चेन में भी। तो ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है। इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब हम देखते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये इसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाई जाती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास मीथेन है, CH4 है मीथेन। तो कार्बन के पास आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p2 2 4 और ये 6। तो ये जो इसका शेल है ये वैलेंस शेल कहलाता है, क्योंकि इस अभी p में 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, लिहाजा ये वैलेंस शेल के सब शेल हैं। तो ये वैलेंस शेल कहलाता है जिसमें जिसके p सब शेल में अभी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, इसको क़याम पज़ीर हालत में आने के लिए। तो इस तरह से इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और हम उनको क्रॉस के साइन से दिखाते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, दूसरी हाइड्रोजन अटैच होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, तीसरी हाइड्रोजन अटैच होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, और इस तरह से चौथी हाइड्रोजन अटैच होती है, वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अटैच होती है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा रहे हैं बेटा, दूसरे को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, तो इसलिए इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखाते हैं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखाते हैं, तो इसलिए इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। या इसमें देखिए आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक
फार्मूला भी कहते हैं। क्यों बेटा, ये हमने 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज डिस्कस किए, जिसमें मैंने डीपली आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह से लिखा जाता है और कंडेंस फार्मूला को किस तरह से लिखा जाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला को किस तरह से लिखा जाता है और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को किस तरह से लिखा जाता है। आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर राय दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।